नमस्कार, संदीप सर दून डिफेंस एकेडमी के लिए देहरादून से मैं अनिल रावत। आज हम बात करेंगे जो 1 सितंबर 2024 को एनडीए का जो एग्ज़ाम होना है उसकी तैयारी की प्रिपरेशन कैसे करनी है, आपको कौन से क्वेश्चन करने हैं। तो हम इसमें विषयवार आपसे बात करेंगे अलग अलग वीडियोज़ में। तो आज हम बात कर रहे हैं गणित विषय की। तो हमारे साथ हैं हमारे सीनियर फैकल्टी गणित की संदीप वर्मा जी, और जो करीब 13 सालों से दून डिफेंस एकेडमी में बच्चों को पढ़ा रहे हैं। तो सर पहले तो मैं आपसे जानना चाहूँगा, अपने बारे में थोड़ा सा बताएं आप। मेरा नाम संदीप वर्मा है। मैं दून डिफेंस एकेडमी में 13 ईयर्स से एनडीए, सीडीएस और मैथ्स के जितने भी यहाँ पर काम है वो मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ बच्चों को। सर मैं ये जानना चाह रहा हूँ, जो गणित का जो सिलेबस है तो उसमें सबसे मेन टॉपिक्स कौन से रहते हैं एनडीए के एग्जाम में? देखिए, बच्चों को पढ़ना तो सारे टॉपिक चाहिए, जी। उसमें छोड़ना तो कुछ नहीं है, लेकिन ये डिपेंड करता है कि कौन सा सीजन कैसा है, उस बच्चे के पास टाइम कितना है। जैसे कि सितंबर वाले पेपर में उस बच्चे को टाइम कम मिलता है, तो उसमें जिनका वेटेज ज़्यादा है उन टॉपिक को पहले कवर करना चाहिए, और जिन टॉपिक के वेटेज कम है उनमें टाइम कंज्यूमिंग ज़्यादा लग रही है तो उन टॉपिक को उसको बाद में कवर करना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट है, वो उसका वेटेज ज़्यादा है, 8 to 10 होता है, और ये हर टाइप के बच्चे इसको सॉल्व भी कर लेते हैं, तो उसका वेटेज ज़्यादा है। कुछ टॉपिक ऐसे हैं जैसे हाइट एंड डिस्टेंस है, उसमें कभी आता है कभी नहीं आता, एक वेटेज है, टाइम बराबर कंज्यूम करता है, तो उसको कम लेना है। तो इस तरीके से आपको एक हायरार्की बनानी है जिसका वेटेज ज़्यादा, समय कम है। अगर समय ज़्यादा, जैसे अप्रैल वाले पेपर में सर समय ज़्यादा है, तो उसमें क्या है कि हम सारे टॉपिक को प्रॉपर ढंग से आप पढ़ेंगे, तो इस तरीके से आप बना सकते हैं। अच्छा सर, जैसे एनडीए एग्जाम में कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं जिनको हम हल्के में लेते हैं यानी कि नज़रअंदाज कर देते हैं, तो ऐसे कौन से महत्वपूर्ण टॉपिक है? देखिए, नज़रअंदाज उन्हीं टॉपिक को बच्चे कर देते हैं कि जिनका 11th या 12 में बच्चों का थोड़ा सा बेस क्लियर नहीं होता या स्कूल्स में नहीं पढ़ते हैं, वो नज़रअंदाज कर देते हैं। तो उसको आपको नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। जो पढ़े नहीं है उनको नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। आपको देखना है कि वेटेज कितना है। अगर जिस टॉपिक का वेटेज ज़्यादा है, आपको सबसे पहले तो एनडीए का सिलेबस देखना है। सिलेबस में वेटेज देखना अपनी तैयारी करने से पहले, और वेटेज जब आपको पता लगेगा कि इस टॉपिक का वेटेज इतना है, तो उसको नज़रअंदाज बिल्कुल नहीं करना है, चाहे भले ही वो आपको डिफिकल्ट लग रहा है। 11-12 में आपने छोड़ रखा है, लेकिन एनडीए की तैयारी में उसका वेटेज ज़्यादा है, तो आपको पढ़ना पड़ेगा वो टॉपिक। तो नज़रअंदाज ऐसे टॉपिक को नहीं करना है। सर जैसे कि अभी समय कम है बच्चों के पास तैयारी के लिए, तो डेली बेसिस पे गणित के साथ साथ अन्य जो विषय हैं उनमें कितना समय देना चाहिए? देखिए, आपको एक टाइम टेबल के हिसाब से हमें पढ़ना है, तो हर विषय का अपनी एक अलग प्रायोरिटी है, जो मेरा अपना मानना है। जी। मैथ्स का अपना एक सेपरेट पेपर होता है, 120 क्वेश्चंस उसमें आते हैं। सेकंड पेपर में आपका 150 क्वेश्चंस आते हैं। सेकंड पेपर जो जीएटी का है उसका एक क्वेश्चन का मार्क्स 4 है, और मैथ्स का 2.5 है। तो दोनों अपना अलग सेगमेंट है, और सबको आपको क्लियर भी करना है। तो इसलिए आपको एक टाइम टेबल बनाना है, और बच्चे को ये डिसाइड करना है कि उसका वीक एरिया क्या है। ये कोई टीचर नहीं बता पाएगा कि उसका मैथ वीक है या उसका जीएटी वीक है या उसका इंग्लिश वीक है। तो जिस सब्जेक्ट में वो वीक ज़्यादा है तो उसका टाइम ड्यूरेशन बढ़ा ले, और जिसमें वो ठीक है तो उसका रूटीन से एक टाइम चले। तो ये एक आइडिया है कि जिसका वीक एरिया बच्चा ही ढूंढ सकता है, जी। तो बच्चा अपना वीक एरिया ढूंढ करके उसमें टाइम ड्यूरेशन बढ़ा ले, और जिसका वीक नहीं है तो उसमें रूटीन से प्रॉपर चैनल से चलना है, स्किप नहीं करना। सर जो बच्चे एनडीए और सीडीएस की तैयारी कर रहे हैं तो उनकी एक जिज्ञासा होती है, या उनको मार्केट में क्योंकि बहुत सारे लेखकों की किताबें हैं, ऑनलाइन सब कुछ चल रहा है, तो उनका ये रहता है कि हम कौन सी बुक, अपना जो स्टडी मटेरियल है, किससे ज़्यादा तैयारी करें कि हम अपना रिजल्ट दे पाएँ। तो आपका क्या सुझाव है कि कौन सी बुक प्रेफर करेंगे आप? देखिए, सबसे पहले तो एग्ज़ाम का पैटर्न, अगर आप पहले 2014 से पहले की बात करें तो पेपर थोड़ा सा इजी पैटर्न में आता था। जैसे जैसे अब 14 के बाद 16, 17, 18 में पेपर का लेवल थोड़ा सा अच्छा हुआ है, तो वही स्टडी मटेरियल हमको प्रेफर करना चाहिए जो लेटेस्ट पैटर्न पे, जो प्रेजेंट सिनारियो में जो एग्ज़ाम हो रहे हैं, जो अभी 23, 24 में एग्ज़ाम हुए, उनके पैटर्न को देखते हुए जो लेटेस्ट पैटर्न पे हमारा स्टडी मटेरियल बना है उसको बच्चों को पढ़ना चाहिए। तो बच्चा कोई भी एक पैटर्न उठाए, जैसे हमारे डीडीए के सारी फैकल्टीज़ ने बड़ा हार्ड वर्क करके लेटेस्ट अपडेट मटेरियल बनाया,
तो उसको प्रेफर करना चाहिए। 10 किताबों के पीछे भागने की जरूरत नहीं है। मटेरियल लेटेस्ट टेक्नोलॉजी पे, लेटेस्ट पैटर्न पर आधारित है। जैसे डीडीए की अपने भी स्टडी मटेरियल है, मैं कुछ दिखाना चाहूँगा। ये हमारा मैथमेटिक्स का एयरफोर्स और एक्स ग्रुप वाई ग्रुप के लिए है। दूसरा ये मैथ्स की लेवल 1 का स्टडी मटेरियल है, और एक ये लेवल 2 है हमारा स्टडी मटेरियल। तो ये लेटेस्ट पैटर्न पर आधारित स्टडी मटेरियल है जो अमेजोन में भी अवेलेबल है, ऑनलाइन आप इसको मंगा सकते हैं। तो वही स्टडी मटेरियल प्रेफर करें। 10 किताबें लेकर के बच्चा उसको करेगा, उससे वो कंफ्यूज रहेगा। इसमें हर टाइप की वैरायटीज अवेलेबल है। जो लेटेस्ट पैटर्न पे क्वेश्चंस आ रहे हैं उसी को अगर हम ध्यान देते हैं तो वो अच्छा रहता है। सर जैसे एनडीए का एग्ज़ाम बच्चे देते हैं तो जनरली देखा जाता है कि पीसीएम के बच्चे उसमें अटेम्प्ट कर रहे होते हैं, तो उसमें जैसे बायोलॉजी और आर्ट्स के बच्चे हैं उनके लिए क्या ऑप्शन है? देखिए, एग्ज़ाम में तो हमको सिलेबस तो पूरा ही कवर करना होता है, जी। लेकिन जो बायो और आर्ट्स के बच्चे हैं तो उनके लिए एक प्रॉब्लम है कि वो इतना कोप अप नहीं कर पाएंगे इतने कम समय में। तो उनको अलजेब्रा हो गया, ट्रिग्नोमेट्री हो गई जो 10 से थोड़ा रिलेटेड है, और 2 डायमेंशन ज्योमेट्री हो गई, और प्रोबेबिलिटी स्टैट्स हो गया, इसको कम समय में करना है। तो वो हमें जो क्राइटेरिया होता है मिनिमम 43, 45 कट ऑफ जाता है। तो अगर आर्ट्स वाला बच्चा सेकेंड में पेपर में जीएटी में ज़्यादा हार्डवर्क कर ले, मैथ्स में मिनिमम क्राइटेरिया जो कट ऑफ है वो क्रॉस करे, तो लिमिटेड सेलेक्टिव पढ़े तो वो अपना पेपर क्लियर कर सकता है। या हमारे यहाँ बच्ची एक गरिमा थी जो बायो की थी, और वो बायो की थी, उसने सेलेक्टिव पढ़ करके क्रैक किया, फर्स्ट बैच था हमारे यहाँ का। तो इस तरीके से स्ट्रेटजी अगर बनाई जाए तो वो निकल जाता है पेपर। सर जैसे एग्ज़ाम के दौरान बच्चों को कोई प्रॉब्लम्स आती है, परीक्षा का दबाव होता है, प्रेशर है, फैमिली का भी प्रेशर होता होगा कई बच्चों को, तो उस प्रेशर से कैसे बच सकते हैं बच्चे? देखिए, अगर आप डेली और रेगुलर प्रैक्टिस करते हैं तो प्रेशर नहीं रहेगा। उन्हीं बच्चों को प्रेशर रहता है जो शुरुआत में बहुत ढीले रहते हैं, मेहनत नहीं करते, लास्ट टाइम में वो बहुत ज़्यादा काम का वो करते हैं। अगर आप जो भी टीचर आपको डेली पढ़ा रहे हैं उसको डेली वाइज आप घर जा करके उसकी प्रैक्टिस करें, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस लगाएं, तो ये आपके लिए बेनिफिट रहेगा। तो लास्ट का प्रेशर आपका कम हो जाएगा। और अगर आप उसको स्किप करते रहेंगे, पेंडिंग करते रहेंगे, तो लास्ट में बहुत ज़्यादा दबाव आपके ऊपर बनेगा। ये मुझे ऐसा लगता है। सर जैसे छात्र जो अभी प्रैक्टिस कर रहे हैं, कोचिंग ले रहे हैं, मतलब पूरी मेहनत अपनी कर रहे हैं, लेकिन वो कुछ गलतियां कर जाते हैं, तो वो भविष्य में उन गलतियों को कैसे सुधार सकते हैं? देखिए, गलतियां जो हुई हैं उसको आप बहुत ध्यान से आपको देखना है कि ये जो मिस्टेक हुई है वो मिस्टेक दोबारा नहीं होनी चाहिए। और वो मिस्टेक सुधरती है, आप यहाँ पर रेगुलर यूनिट टेस्ट होते हैं, तो यूनिट टेस्ट देने के बाद जो मिस्टेक की, आता हुआ क्वेश्चन आपसे गलत हो गया, तो उसको नेक्स्ट टाइम या नेक्स्ट यूनिट टेस्ट में उस गलती को आप दोहराए ना, और उस टेस्ट को जा करके घर पे आप रिवाइज करें कि मेरे नंबर कम क्यों आए, मैंने क्या मिस्टेक की। अगर हर वीकली यहाँ पर यूनिट टेस्ट होते हैं, तो वीकली यूनिट टेस्ट को अगर आप देते जाते हैं तो उसके बाद आपकी वो गलतियाँ सुधर जाएंगी। तो ये आपको टेस्ट जरूर देना है, जितने भी टेस्ट हो रहे हैं। लास्ट में मॉक टेस्ट भी होते हैं, तो जो भी टॉपिक पढ़ाया गया उसका रिवाइज करके आए। आपसे वो क्वेश्चन क्यों नहीं बन पाए, आपको फार्मूला याद नहीं था, या आप उसमें अपनी कैलकुलेशन मिस्टेक्स कर रहे हैं, तो इस तरह की मिस्टेक्स को आप अगले वाले टेस्ट में ना दोहराएं। ये एक सबसे अच्छा आइडिया है। अच्छा सर, जैसे दून डिफेंस एकेडमी वीकली टेस्ट कराता है हर बार, और एग्जाम से पहले मॉक टेस्ट होते हैं ऑफलाइन ऑनलाइन, तो इन टेस्टों का कितना फायदा एग्जाम में मिलता है, उसके बारे में थोड़ा सा विस्तार से बता पाएंगे? देखिए, मॉक टेस्ट का तो बहुत ही ज़्यादा फायदा है। बच्चे को एक तो सिटिंग एग्जाम में बैठने का तरीका मालूम होता है, दूसरा जो मॉक टेस्ट है उससे बच्चे की स्पीड और एक्यूरेसी, ये 2 चीज़ का उसको पैटर्न पता लगता है। उसको लगता है कि जैसे यूनिट टेस्ट हो रहा है तो वो एक टॉपिक वाइज हो रहा है, तो टॉपिक वाइज में वो एक चैप्टर पढ़ के आया और उसको लगा मुझे सब आता है। लेकिन जो मॉक टेस्ट है वो पूरा इंटायर सिलेबस पे संबंधित है, तो बच्चे को पता लगता है कि हम उनमें से बेस्ट क्वेश्चन कितने सेलेक्ट कर पा रहे हैं और उस टाइम मैनेजमेंट के साथ कितने कर पा रहे हैं। इस चीज़ का वो बहुत अच्छा एनालाइज कर पाता है। तो मॉक टेस्ट तो इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उससे आपकी स्पीड और एक्यूरेसी का बेस्ट आपको पता लगता है। तो बच्चों, आपने देखा संदीप सर ने कैसे आपको बताया कि एग्ज़ाम कैसे अटेम्प्ट करना है, तो ऐसे ही आप मेहनत करें अपनी, और हम जल्दी आपके लिए अन्य विषयों पर भी आपके लिए वीडियोज़ लेके आएंगे। धन्यवाद। थैंक यू।
Kindly subscribe D-Day YouTube channel and don't forget to press bell icon.